बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पार्लिमानी जमात के 8 फरवरी के इंतखाबात का हिस्सा होगी या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका प्लान ए के तहत इंतखाबी निशान बल्ला या फिर प्लान बी के तहत इंतखाबी निशान बल्लेबाज मौजूद होगा या नहीं? और 9 बजे तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अपने पार्टी टिकट सिलेक्शन कमीशन को जमा करा सकेंगे? ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात महफूज हैं सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले में, जिसकी मैराथन ट्रांसमिशन आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर की और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से। इस फैसले के आने तक ये सारे सवालात अब भी सवालात हैं जब तक ये फैसला नहीं आ जाता। इस फैसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान होंगे, अकील अफजल हैं, नुमाइंदा है 92 न्यूज के और सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। फ़हीम अख्तर इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। राव खालिद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे, एडिटर हैं 92 न्यूज इस्लामाबाद के। और कौसैन फैसल मुफ्ती होंगे जो कि माहिर कानून है। इन तमाम लोगों से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा राव खालिद साहब से। राव साहब, सबसे पहले आज का दिन 13 जनवरी अगर देखते हैं, एक मैराथन ट्रांसमिशन, शाम तक हमें समझ में नहीं आ रहा, अब तक सवाल अपनी जगह पे बरकरार है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला या बल्लेबाज प्लान ए और बी। अब आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, बल्लेबाज तो अपना फैसला अनाउंस कर गया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसने बिल्कुल फारिग कर दिया, बल्लेबाज फारिग कर दिया उसने तो फैसला सुना दिया, ठीक हो गया। अब देखें सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। और शॉर्ट टर्म में तो यकीनन पीटीआई को फायदा या नुकसान होगा, लेकिन अगर ये फैसला खिलाफ आता है तो लॉन्ग टर्म में ये मेरे ख्याल से एक ऐसा टूल होगा, इस किस्म के बहुत से टूल ऑलरेडी हैं इलेक्शन कमीशन पास, जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासतदान को अंदर बाहर करना हो तो वो कर लेते हैं। तो ये एक और टूल आ जाएगा कि किसी वक्त भी आप उसको कर सकते हैं, और टाइमिंग खास तौर पे आप कह रहे हैं जैसे किसी जमाने में 58(2)B होता था, फिर नो कॉन्फिडेंस, अब ये एक नया टूल है। ये नया टूल है और आपको पता भी नहीं चलता किस तरह से एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं। सही। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास अब ये जो इख्तियार जब आ जाएगा कि वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर कोई भी उसमें से निकाल के कोई चीज, तो उस पर फैसला कर सकते हैं कि ठीक था, गलत था, और सुप्रीम कोर्ट अगर आप होल्ड कर देती है उनके इस फैसले को, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन पे दोनों तरफ से कह ले कि एक तरह से राय पाई जाती है कि 215 को आप इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इस तरीके से होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें आसानियां पैदा हों। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल के लिए भी जैसे कहते हैं चीजों को क्लियर करे, क्लियरिटी हो किस तरह, ताकि जब इलेक्शन कराएं तो उनको पता हो कि हमने किस किस मरहले से। राव साहब, आप चूंकि एडिटर है, एडिटर की एक गहरी निगाह होती है, हम चूंकि रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्ट करते हैं, आप उसको फिर फिल्टर करते हैं। आज की प्रोसीडिंग को एक एडिटर की नजर से राव खालिद साहब कैसे देखते हैं और एक अंदाजा क्या लगाते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो फैसला आएगा वो क्या होगा? मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज़ें देखने की हैं, और बड़े लर्निड जज हैं, काजी फायज साहब की अपनी एक रेपुटेशन है, इस फैसले से सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई को कुछ होना है या फायदा नुकसान व्हाटएवर, जैसे मैंने पहले कहा, ये आपके इलेक्शन बहुत क्रूशियल है। सही। आपके आगे जो हम जो इन्विजन कर रहे हैं, सारे लोग तवक्को कर रहे हैं, हुकूमत भी, सरकार भी, फैसला साज भी, कि जब 8 फरवरी के बाद जब हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके साथ लिंक्ड है, फिर मामलात कैसे चलेंगे और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक हो, बड़े क्रूशियल टाइम पे हम हैं। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारी चीजें होंगी कि इस फैसले से अगर किसी जमात को अंदर या बाहर रखा जाता है तो उससे किस किस्म की फिजा 8 फरवरी के बाद होगी। जैसे जनरली कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने के बाद उसके बारे में एतराज किए जाते हैं, ये यहाँ पहले से आप कह रहे हैं कि माहौल बना हुआ है। कौसैन फैसल मुफ्ती साहब, आज की प्रोसीडिंग्स को आप देखते हैं और ओवरऑल जो ये सिनेरियो बना हुआ है आज के दिन का, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपके ख्याल में क्या सूरत हाल इमर्ज हो सकती है आइंदा चंद घंटों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि लेकिन क्या जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके नुकात पे बात क्या रैशनल प्रिवेल करेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन मामला यह है कि पीटीआई का इंडिजिनस मामला है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क है।
अब ऐसा नहीं है कि पीटीआई को हमेशा के लिए आउट कर रहे हैं मैदान से। सिर्फ इस इलेक्शन में एक प्री रिक्विजिट था कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो लॉज के मुताबिक होने चाहिए, इलेक्शन लॉज के मुताबिक। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी, चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स है मेरे पास कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर बरकरार रहता है तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप इससे एग्री करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी मुमकिन है कि मामला वापस इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को डी-नोवो करवाएं। दिस इज आल्सो पॉसिबल, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हक में तो उस सूरत-ए-हाल में 8 फरवरी के लिए क्या स्टेटस होगा? कोई खुसूसी रिलीफ आपके ख्याल में पीटीआई को? मेरा ख्याल में इलेक्शन उससे आगे नहीं जाएंगे, वो तो विद इन 3-4 डेज का टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जा सकता है कि, और आपको भी पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स थे वही दोबारा रिपीट करेंगे। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ते हैं तो 20 दिन का एक टाइम होने चाहिए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में भी अब इतने ही दिन रह गए, तो फिर पीटीआई के मौजूदगी पर सवालिया निशान तो बरकरार रहेगा। देखिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में 8 फरवरी से आगे इलेक्शन जाएंगे। और पीटीआई उसमें होगी या नहीं, वो दैट डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मामला रिमांड करती है फॉर कंडक्टिंग डी-नोवो इलेक्शंस, तो वो अगर फर्ज करे बल्ले का निशान वापस भी कर दिया जाता है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। दिस इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये कुछ लोग सोच रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होता, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, तो बतौर इंडिपेंडेंट्स तो मौजूद रहेंगे? जी, इंडिपेंडेंट मौजूद रहेंगे। और मैं इसी तरफ आ रहा था कि दूसरी सूरत यही हो सकती है कि वो ये कहें कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मनो अन अपहोल्ड करें। ये तीनों सिनारियोज हो सकते हैं। सही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में डीप डाइव करके भी देखा है, वो अगर उनके साथ ये रैशनल प्रिवेल करता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो फिर ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिसाइड हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा। फ़हीम अख्तर और अकील अफजल भी हमारे साथ हैं। नाजरीन, दोनों हमारे रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। जरा अकील से आज की सूरत हाल पर बात करते हैं। अकील, आज आपने पूरा दिन रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, सारी प्रोसीडिंग्स को देखा, तमाम जो फरीकैन थे उनके वकला के दलाइल सुने और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सुने। आज की प्रोसीडिंग को आप हमारे लिए किस तरह समराइज करेंगे इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आइडिया शुरू से ही था कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कह दिया गया कि आप इंतखाबात करवाएं कि ये मामला अदालतों में जाएंगे, तो हमने देखा कि लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी वकला पैनल कह ले या जो भी अभी पावर लोग हैं जो कि फैसले कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा कि ये मामला अदालतों में जाएंगे और हमें वहां पर अपनी फाइल वर्क कंप्लीट करना चाहिए। आज जब मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज और कल 2 दिन हमने मुकदमे को सुना, तो इलेक्शन कमीशन अपना केस साबित करने में मेरे ख्याल से बिल्कुल कामयाब रहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं करवाए। अब उसमें किस तरह फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं करवाए, मतलब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात के इनकाद के हवाले से ना तो हमें कोई जगह का बता सकी। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया, तो सबसे पहले कहा गया पेशावर, फिर पेशावर के बाद चिमकनी, फिर चिमकनी के बाद आगे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कह दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि जनाब हमें खदशात थे, हमें हमारे जो कारकुनान थे उन्हें हरासा किया जा रहा था। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपके कारकुनान को हरासा किया जा रहा था तो दूसरी जानिब आप लेटर भी हुकूमत को लिख रहे थे कि जनाब हमें सिक्योरिटी दे दी जाए। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये भी फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये भी एतराज उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। इसके ऊपर इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता तो फिर आप भी पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा कल एक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस हुआ, उकाब के हवाले से, उकाब इंतखाबी निशान का केस था, वो केस बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ये भी वीक पॉइंट था जो आज मुकदमे के अंदर सामने आ गया कि तहरीक इंसाफ पहले लाहौर में गई,
गले का निशान लेने के लिए, वहां से स्टे नहीं मिला तो फिर पेशावर हाई कोर्ट चले गए। ये भी ये जो इस तरह के एक्ट्स होते हैं ये अदालतों को कभी भी पसंद नहीं आते कि आप फॉरेन शॉपिंग कर लें, एक कोर्ट जाएं फिर दूसरी कोर्ट चले जाएं सेम रिलीफ लेने के लिए। तो फिर इसके बाद अदालत ने मुतअद्दिद बार उनसे पूछा कि आपका जो आपने जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया वो इलेक्शन शेड्यूल जो था उसके ऊपर बज़ाहिर अमल करना भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मतलब जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अकील एक सवाल आपसे करना चाहूंगा बिलखुसूस अकबर एस बाबर साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम देख रहे थे, रऊफ साहब जो उनके तर्जुमान है उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि किस वक्त उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट को यह कन्विंस करने में कामयाब हुई कि अकबर एस बाबर जो है वो रुकन ही नहीं थे, उनका इंतखाब लड़ना बनता ही नहीं था? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि देखें कि कोई भी मेंबर अगर किसी भी सियासी जमात का इंतखाब लड़ना चाहता है तो ये उसका हक है को पार्टी का इलेक्शन भी लड़ सके, मुल्क का अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो भी लड़ सके। आज जब समाअत हुई तो अकबर एस बाबर के हवाले से तीन मौकफ अपनाए गए। पहला मौकफ ये अपनाया गया कि जनाब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो अदालत ने कहा कि आपने उनको शोकाज जारी किया। जी हमने शोकाज जारी किया। अच्छा शोकाज नोटिस कहाँ है? वो शोकाज नोटिस ही फाइल में मौजूद नहीं था। सही। फिर अदालत में जिसका जवाब अकबर एस बाबर के वकील ने दिया, उन्होंने कहा जनाब 2019 में मुझे शोकाज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया जो कि मेरे ख्याल से गालिबन जस्टिस अतर मिल्ला का तहरीर करता था। उसमें उन्होंने कह दिया था कि जनाब अकबर एस बाबर पार्टी के रुकन है। बिल्कुल। अच्छा फिर दिलचस्प बात यह भी होगी कि अकबर एस बाबर के हवाले से ये भी कहा गया कि जनाब वो जिस टाइम बैलेट पेपर लेने गए उस टाइम टाइम आउट हो गया था। सही। तो वो चीज भी वैलिड नजर नहीं आती कि वो दफ्तर खुला हुआ है और जो मेंबर जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि आपको जो है आप बगैर टाइम आउट होने के बाद आप आ गए हैं। सही। फिर अकबर एस बाबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी। जब शोकाज नोटिस की बात हो गई तो उसके ऊपर अकबर एस बाबर के वकील ने कहा शोकाज नोटिस अगर मुझे जारी हुआ था तो शोकाज नोटिस हामिद खान को भी जारी हुआ था जहां पर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सही। तो अकबर एस बाबर के हवाले से यह जो दूसरे 14 अराकीन थे 13 अराकीन थे जिन्होंने इस इलेक्शन को चैलेंज किया और उनका मौकफ एक ही था। अकील एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, राव साहब की तरफ आऊंगा। राव साहब चूंकि आप फिर वही बात कि आप चीजों पे गहरी निगाह रखते हैं, जो रिपोर्टर में बता रहे हैं आज की रोयदाद दो चीजें बहुत अहम बता रहे हैं। एक वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना केस एस्टैब्लिश करने में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें कामयाब नजर आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी डिफेंस अपना लिया है वो बज़ाहिर रिपोर्टर को आज की प्रोसीडिंग में कमजोर नजर आता है। देखिए बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है ये। नॉर्मल हालात में ये केस ना हुआ है ना हो रहा है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक पॉपुलर पार्टी जो बज़ाहिर नजर आ रही है कि पॉपुलर है या पॉपुलर नहीं भी है, सेकंड या थर्ड पॉपुलर है, तो वो इलेक्शन से आउट हो रही है इस वक्त। आप समझ रहे हैं कि गैर मामूली रिलीफ मिलना चाहिए? ये गैर मामूली हालात हैं। सही। और गैर मामूली रिलीफ मैं जो 215 की कह रहा हूं कि डिफाइन करना चाहिए क्लैरिटी के साथ, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बातें सुनते हुए मुझे वकील की ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि जब इलेक्शन ईयर में आपने कम से कम 6 महीने पहले ये सारे कजिए नमेट लेने ताकि ये इलेक्शन के अराउंड फिर ये सारे शेड्यूल के दौरान डिस्टर्बेंस ना इलेक्शन के बारे में कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। ये पीटीआई का ये तो फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन है। अगर आज की बात कर रहे हैं ये चीजें तय होनी जरूरी हैं। आज की जो बात है उसमें मेरा ख्याल है जो पीटीआई के लिए जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स वाला जो प्ली ली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 के तहत वो कहते हैं कि ये हम जैसे इत्तेजाज साहब भी वो कहते हैं कि ये पार्टी का निशान है, ये लोगों का निशान है जिन्होंने वोट डालना है, ये उनका निशान है। तो उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। दूसरी उनकी पोजीशन जो है वो मेरा ख्याल है जो होनी चाहिए थी, बिटवीन द लाइन्स होती, लेकिन खुल के उन्होंने उस पर बात नहीं की। वो ये था कि ये हमारे इलेक्शन का मसला नहीं है, ये जनरल इलेक्शन का मसला है। आम इंतखाबात आप समझ रहे हैं उसी पॉइंट पे उन्हें रिलीफ मिल सकता है और मेरा ख्याल है कि होगा, इस हद तक देंगे। इलेक्शन अगर जैसे मुफ्ती साहब ने कहा दोबारा वो कहते हैं वो कर दें उसको कि दोबारा इलेक्शन कराएं, तो वो आज ANP का हुआ है ना, उन्होंने कहा लेकिन ANP का इलेक्शन कमीशन ने प्रूव किया केस कि उनके पास अभी टेन्योर टाइम था। व्हाटएवर पहले भी दिया है ना, साल दिया है ना, 6 महीने और दे दें आप। चले आप कह रहे हैं गैर मामूली हालात गैर मामूली रिलीफ। फैसल साहब गैर मामूली हालात गैर मामूली रिलीफ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको लगता है कि हो पाएगा?
देखिए बात यह है कि आई डोंट नो कि पीटीआई पॉपुलर है या नहीं है, ये तो लोग आप एज अ लीगल एक्सपर्ट फैसला करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी पॉपुलर डिसीजन नहीं करेगी, वो बाय द बुक करेगी। और बाय द बुक और जो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत ये पीटीआई का काम था कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वक्त पे कराती। अगर उन्होंने वक्त पे नहीं कराई तो बड़ा एक सेलिब्रेटेड मैक्सिम है कि लॉ फेवर्स द विजिलेंट, तो उन्हें खुद विजिलेंट रहना चाहिए था कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वक्त पे नहीं हुए। और अगर वो अपने इलेक्शंस को वक्त पे नहीं करा सके तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई ने जो स्लैकनेस की है अब उसी स्लैकनेस का वो भुगत रही है। इस पे अगर कोई ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन विंडिक्टिव है तो ऐसी कोई बात नहीं है। सही। एक मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, उसके बाद मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखूंगा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, पीटीआई का कसूर है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत हर जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तरीकाकार खुद बताएगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उसको मानना है। तो आपके ख्याल में पीटीआई की सबसे पहली गलती ये नहीं है कि उन्होंने अपने बताए हुए तरीकाकार को खुद ही फॉलो नहीं किया? यही है ना कि अगर फर्ज करें उन्होंने एक तरीकाकार बताया है, वो अप्रूव कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो अगर वो उन्होंने अपना तरीकेकार खुद ही फॉलो नहीं किया तो ये इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं है, उनकी अपनी गलती है। उनको रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए था। अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने फॉलो नहीं किया, मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो फिर गलती तो उनकी अपनी है, उनकी अपनी, और फिर उस गलती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे कि आज की प्रोसीडिंग में क्या सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन को दे सकती है या पार्लियामान के लिए गाइडलाइंस छोड़ सकती है। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, तमाम जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, तो उसके लिए भी कोई ऐसा तरीकाकार रखा जाए कि तमाम सियासी जमातें एक तरह के प्रोसेस से गुजरें और अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। ये सवाल अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज है, इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर होगा या नहीं, इस पर सवालिया निशान अब तक बरकरार है। राव साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक जुमला छोड़ा था कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामान को कोई ऐसी कानून साजी करने की ज़रूरत है कि आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को हम चाहेंगे या हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि कोई ऐसी गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन या पार्लियामान के लिए छोड़े कि मुस्तकबिल में तमाम सियासी जमातें एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरें जिससे एक बेहतर जमहूरी सियासी जमात सामने आ सके। देखिए, इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो ये सारे काम खुद भी कर सकता है। उसके लिए कोई मजीद कानून साजी की जरूरत नहीं है। वो खुद भी एक अच्छे तरीके से मामलात को जुडिशियस इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मेरे ख्याल में जो इलेक्शन एक्ट है उसकी मंजूरी तो पार्लियामान नहीं देनी, पार्लियामान ने देनी। पार्लियामान ने बना के दे दिया। अगर उसमें कोई वजाहत की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन सजेस्ट कर सकता है कि ये चीजें कंट्रोवर्सी आ रही है या इस पर ये प्रॉब्लम आ रही है या इस पर ये चीजें मुश्किल है, इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना और पार्टीज के लिए मुश्किल होती है या हमारे लिए मुश्किल होती है, वो सजेस्ट भी करते हैं। मेरा ख्याल 1-2 दफा उन्होंने प्रपोजल्स दी हैं और वो इम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। कंट्रोवर्सीज आती हैं इसी पे, फिर होती है कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करती है, वो प्रेसिडेंट्स वो भी लॉ बन जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये इस तरह से होगा। तो वो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, जैसे जैसे डिफिकल्टीज आती जाएंगी आप उसको ओवरकम करते जाएंगे। राव साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। फ़हीम अख्तर हमारे साथ हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ हैं और अभी तक की जो सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन को कवर करते रहे। फ़हीम की लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। कौसैन साहब, जो बात राव साहब ने की, जब तक कि फ़हीम हमें ज्वाइन करते हैं, सवाल आपकी तरफ ले जाता हूं। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी कानून साजी करने की ज़रूरत है या पार्लियामान को जिसमें तमाम सियासी जमातें एक ऐसे ही प्रोसेस से गुजरें जिसके नतीजे में उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों और उन जमातों में भी जमहूरियत सामने आए? देखिए, बात यह है कि उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस खुद कंडक्ट करे। दूसरा तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन करवाए। कंडक्ट भले वो खुद करें, लेकिन उसके तरीकाकार को एक तरीके से ड्रॉ देखिए, उसके लिए अभी जो इस वक्त कानून है वो यही है कि वो खुद अपना तरीकाकार प्रोसीजर बताएंगे।
लेकिन अगर आप या कोई और सजेस्ट करता है कि ये इलेक्शन कमीशन का एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, फॉर दैट पर्पस इलेक्शन कमीशन भी सजेस्ट कर सकता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट खुद भी इसको देख सकती है कि इससे। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, सिग्नल्स का इशू है। फ़हीम किसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। फ़हीम, इलेक्शन कमीशन में सारी सूरत-ए-हाल को आप कवर करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है इंतखाबी निशान बल्ले का, आपके ख्याल में, चूंकि हम बात कर रहे थे अकील अफजल से, अकील ने किसी हद तक ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियां की हैं, आपके ख्याल में जो भी सिचुएशन रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन फेयर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? अकील, बड़ा मुश्किल सवाल है कि इलेक्शन कमीशन फेयर रहा है या नहीं रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कई मौके फराहम जरूर किए हैं। देखिए, ये मामला जून 2021 का है। कोविड की वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाब कराने के लिए 1 साल की मुद्दत दी। फिर 1 साल बाद तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एतराज लगा दिया गया कि उन्होंने जो पार्टी का आइन है वो तब्दील किया है और बाद में इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो पुराने आइन के तहत करा दिए हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराजात सामने आए। फिर दोबारा उनको शोकाज नोटिस किया गया। शोकाज नोटिस के बाद जो समातें हुई उस समातों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑलमोस्ट तकरीबन तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने जो है वो मुतमईन कर दिया था। और एक जो समात हुई थी तो उस समात के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे, मेंबर सिंध और मेंबर जो पंजाब हैं, वो जो सवाल पूछे गए थे पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जाने से तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर, उनका जवाब वो खुद दे रहे थे कि आप इसका जवाब आप दे चुके हैं। और मेरे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जब ये फैसला किया जा रहा था तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस लेने वाला, तो कुछ मेंबरान ने इसकी मुखालफत भी की थी, लेकिन बाद उसका फैसला जो है वो मुतफिका तौर पर कर दिया गया था। तो अगर आप फेयर तरीके से देखते हैं, जिस तरह दूसरी जमातों के साथ सलूक किया जाता रहा वैसा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया गया। एक मुस्लिम लीग नून का मामला था, उसमें भी लगभग 1 साल का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं। फिर एक समात के अंदर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यह कहा कि इलेक्शन करा दें चाहे डमी करा दें, फिर उनके अनपोज इंतखाबात को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो तहरीक इंसाफ से गलती सिर्फ ये हुई है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जब उनके पास वक्त था, उनकी हुकूमत थी, करा सकती थी, उस वक्त उन्होंने नहीं कराया और अब जो उसका खमियाजा है वो खुद भुगत रही। फ़हीम, एक नुक्ता जो आज शाम में मैं देख रहा था, पहले ये बताया गया कि 5 बजे तक का वक्त है, फिर बताया गया कि 7 बजे तक का वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर हुआ, फिर एक प्रेस रिलीज आई कि अब मजीद वक्त में कोई इजाफा नहीं होगा, फिर 9 बजे तक वक्त में इजाफा हुआ। इनसाइट्स क्या है आपके पास, क्या वजह है पार्टी टिकट जमा कराने के मामले को 9 बजे तक बढ़ाया गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार करने की वजह से? जी बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इंटर पार्टी इंतखाबात वाला पीटीआई के हक में फैसला आ जाता है तो फिर पीटीआई के उम्मीदवारों के पास वक्त नहीं होगा इन जो टिकट्स हैं वो जमा कराने का। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक हम जो है वक्त बढ़ा देते हैं। पहले ये जो दफ्तरी औकात थे 4:30 बजे का वक्त था, फिर 7 बजे किया गया, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की दरखास्त मौजूद थी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, उस वक्त समाज चल रही थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वक्त जो है वो 9 बजे का जो है कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगभग 9:30 बजे के वक्त के करीब जो है वो फैसला सुनाने जा रही है, लेकिन उस वक्त जो है वो खत्म हो गया होगा। अच्छा फ़हीम, वक्त खत्म हो गया होगा, एक अहम नुक्ता आपने उठाया, और एक और अहम नुक्ता जिस पर मैं चाहूंगा कि आप हमें अपनी इनसाइट शेयर करें। पीटीआई नजरियाती का जो मामला था, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से भी आया कि ये मामला कि वो अपने पीटीआई नजरियाती के टिकट्स जमा कराएं। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक उस पर जजमेंट हमें इल्म में आया कि एक सियासी जमात का कारकुन दूसरी सियासी जमात से जमा नहीं करा सकता। उसके बाद पीटीआई नजरियाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, शोएब शाहीन साहब की एक दरखास्त भी थी। वो प्रोसेस कहां तक पहुंचा इलेक्शन कमीशन में? फ़हीम, देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था ये बुनियादी तौर पर पीटीआई नजरियाती के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ इनसाइट्स इलेक्शन कमीशन पीटीआई से ये सामने आ रही थी कि वो शायद एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करे या फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो किशरानी मौलाना शेरानी साहब की जो है, हाँ, उनकी जमात के साथ इत्तेहाद करे, या फिर एक आध जो और ऑप्शन जो तहरीक इंसाफ के पास दस्तियाब है, जैसे जमशेद दस्ती साहब की जो जमात है उनका भी ऑप्शन था। तो ये उसके लिए बिफोर द टाइम ये काम किया गया था, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ ने अपना जो प्लान बी है वो दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के निशान जो बल्लेबाज के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये मामला उसकी तरफ जो है वो चला गया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दे दिया कि इलेक्शन एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं एक चीज और स्मेल भी महसूस कर रहा हूँ इंसाफ के, क्योंकि
इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिसीव किया है, इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया है, गलत बयानी की है, और जो इन्होंने एफिडेविट हमें जमा कराए हैं वो जो है वो उससे पीछे हटे हैं। तो अब उन उम्मीदवारों को अगर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला मिल भी जाता है तो भी एक ऑप्शन मौजूद होगा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके और उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये डिसीव करने वाला मामला है। चाहूंगा आप हमारे साथ ही रहें थोड़ी देर। कौसैन फैसल मुफ्ती साहब, जो पॉइंट फहीम ने उठाया है, आप उससे एग्री करते हैं और आने वाले दिनों में ये होते हुए देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वो क्वाज़ा जुडिशियल अथॉरिटी रखता है। तो ये बड़ी जेलस फिगर्स होती हैं इस मामले में कि कोई उनके साथ धोखाधड़ी करे, उसको बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो उसका खमियाजा भी पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। सही। ये बिल्कुल मुसलमा हकीकत है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जुडिशरी है, ये कतन बर्दाश्त नहीं करती कि उनके साथ किसी किस्म की धोखाधड़ी हो या डिसीव। आप समझ रहे हैं कि कानूनी मुश्किलात पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बरकरार रहेंगी? राव साहब, कैसे देखते हैं सिचुएशन को? अब तो गैर मामूली हालात में गैर मामूली रिलीफ अपनी जगह, गैर मामूली सूरत-ए-हाल से निपटना पड़ रहा है। ये जो आज ईसीपी ने किया है ना, मैं इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहता हूँ, जो अमेरिका करता था। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। सही। कि अगर ये गलती किसी ने शोषा छोड़ा, सियासी पिछली 16-18 महीने की सियासी गलतियों के साथ साथ ये कानूनी गलतियां भी पीटीआई की तो हैं ना सर? बिल्कुल है। ऑब्वियसली आप उसको ये नहीं कह सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो आप जस्टिफाई नहीं करती कभी भी, या आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, या उस तरह से नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप नहीं करते। बल्कि ये भी नहीं होता कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको ओवर स्पीडिंग पे रोका गया तो आप ये कहें जी फलां भी तो ओवर स्पीडिंग पे जा रहा है। ये इशू नहीं होता। आप पकड़े गए हैं तो पकड़े गए, आप पकड़े गए, आप ही ने जो किया, बाकी प्रेसिडेंट अपनी जगह पे। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मैं इसको कहता हूँ, इसलिए कि देखें जो तो आज़ाद है वो तो आज़ाद लड़ेंगे, अगर बल्ला मिल जाता तो बल्ले पे लड़ लेंगे। टिकटें जिन्होंने टिकटें जमा कराई हैं उसके ऊपर, नजरियाती के ऊपर, और इसमें पहली दफ़ा इन्होंने कॉलम एक डाला है कि आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ठीक है, जिन्होंने उस पर लिख दिया कि हम इससे लड़ना चाहते हैं, उन्हें पीटीआई का बैट नहीं मिल सकेगा। पीटीआई का बैट। लेकिन ये आप कह रहे धोखा कौन कर रहा है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। धोखा कौन कर रहा है? क्या टिकटें मिलने से पहले ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का है? अब विड्रॉ भी तो हो रहा है ना, एक विड्रॉल को भी रोक लेंगे जी, आपने तरीके हिसाब से लड़ना था, विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फहीम, एक चीज पे जरा थोड़ा सा मजीद हमें क्लैरिटी दीजिएगा। जो इस वक्त सूरत हाल है, आप चूंकि रिपोर्टर है, इंसाइट रखते हैं, मुझे ऐसा ओपिनियन फील हो रहा है यहां बैठ करके कहीं बल्ला और बल्लेबाज दोनों मौजूद हों, उम्मीदवारों के पास ये निशान ना हो और वो इंडिपेंडेंट जाएं और उसका खमियाजा रिजर्व सीटों पर भुगतना पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, उसका एक साहब ऑप्शन ये है कि जब इलेक्शंस हो रहे होंगे, तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं वो तो उनकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। ये अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे, और इस दौरान अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करा लेती है और इलेक्शन कमीशन उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करके बतौर सियासी जमात पीटीआई को उस लिस्ट में शामिल कर देता है, तो फिर 3 दिन का वक्त दिया जाता है इंतखाबात होने के बाद आजाद उम्मीदवारों को कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें। तो ये पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जो अगर जीत जाते हैं तो वो पीटीआई के में शामिल हो जाएंगे, और वो जो रिजर्व सीट्स हैं फिर जिस जमात को का हिस्सा मिलेगा उसी को दी जाएगी, उसी हिसाब से दी जाएगी। ये सारी की सारी सियासी जमातें या पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई, एमक्यूएम या फिर किसी और जमात को नहीं मिलेगी। जिस जमात का शेयर बनेगा फिर उस जमात को अलॉट करना होगा। वक्त लग जाएगा, 8-10 दिन या 15 दिन का वक्त मजीद दिया जाएगा फिर तहरीक इंसाफ को कि आप अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो जमा कराएं, और उनके नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जो होंगे उनके कागजात की छानबीन वगैरह होगी। स्क्रूटनी के बाद जब वो लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी तो फिर वो लिस्टें उनको अलॉट कर की जा सकती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी अब इलेक्शन से पीटीआई आउट हो चुकी है तो अब उसके पास रिजर्व सीट्स भी खोने का पूरा जो है वो इम्कान है, ऐसा नहीं है। ये अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराते हैं तो फिर इनको एक मौका है, मिल सकता है। और अभी एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात जो सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने का वक्त जो है वो बढ़ा दिया है और 10:30 बजे कर 10:30 बजे कर दिया है। चलें ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ऐड कर दूं जो जी बिल्कुल रिजर्व सीट्स की बात की। प्रोसीडिंग्स में काजी साहब ने एक पॉइंट पे जब रिजर्व सीट का जिक्र हुआ तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उसने कहा इस पे हम अभी डिबेट नहीं करना चाहते, मुमकिन है ये हमारे सामने आए ये चीज। इसको जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि 227 सीटों वाले जब कहा ना कि हमारी रिजर्व सीट्स है तो हम अगर निशान नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी तो उसको करें।
तो उन्होंने कहा कि इस पे अभी बात ना करें, हो सकता है ये किसी स्टेज पे हमारे सामने ये मामला आए। तो इसका मतलब है उनके जहन में भी ये है कि ये चीज़ें होंगी, किसी स्टेज पे चैलेंज होंगी कि सीटें मिली नहीं मिली पार्टी के, इसी कॉन्टेक्स्ट में। मतलब फर्दर आप कह रहे हैं और लार्जर बेंच बैठेगा इस मामले पे। बैक ऑफ द माइंड उनके है कि ये इन सीटों का मसला भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। कौसैन साहब, जो पॉइंट फहीम ने उठाया आप उससे एग्री करते हैं, या जो पॉइंट राव साहब ने उठाया वो भी अपनी जगह पे अहम है? तो आपको 8 फरवरी ऑनवर्ड्स भी ये मामला लिटिगेशन में कोर्ट्स में नजर आता है? देखिए, बात यह है कि फहीम साहब ये कह रहे थे कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। सियासी पार्टी एक मुख्तलिफ चीज़ है और पार्लिमानी पार्टी एक मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें जो टाइम उस वक्त दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, वो पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई आउट होती है, एज अ जमात आउट होती है, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि रिजर्व सीट्स नहीं मिल पाएंगी। अकील हमारे साथ हैं, कोर्ट में होते हैं। अकील, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन हमें यह बताया जा रहा है कि 9:30 बजे तक मुमकिन तौर पर यह जजमेंट आ सकता है। कोर्ट की सिचुएशन इस वक्त क्या है? रात में लाइट्स ऑन है, क्योंकि लाइट्स ऑन होने को पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अजीब व गरीब तशबीह दिया जाता है बहुत से मामलात में। तो आज क्या माहौल देख रहे हैं वहां पर? देखें, जब भी लेट टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन होती हैं तो यकीनन तौर के ऊपर सारे मुल्क की नजरें भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पे होती हैं। बड़ा फैसला जो होता है उसकी तवक्को की जा रही होती है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जो है लाइट्स ऑन है, कमरा अदालत की स्टाफ बैठा हुआ है, बाकायदा उनकी जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 9:30 बजे के करीब फैसला सुना दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो भी मौजूद है। तमाम लोग, क्योंकि ये सियासी और वकला लीडरशिप में वहां कौन कौन मौजूद हैं अकील? देखें, सियासी में तो कोई भी नहीं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकील है। सियासी लोग कोई नहीं है। उनके जो वकील हैं, अगर चाहे उनके अहदेदार जो हैं आजकल वो वकील ही हैं ज़्यादा, तो वो सारे मौजूद हैं। लेकिन उस तरह से कोई सियासी माहौल नहीं है कि जनाब सियासी लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पर हों, जिस तरह के पनामा मुकदमे के अंदर जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की लाइटें ऑन हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल वैसा माहौल नहीं है। सही। लेकिन ये है कि बहरहाल एक एंगेजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। और फिर बहुत सारे लोग ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद है, उनके अलावा बहुत सारे लोग इसमें टीवी लगाकर भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फहीम। अकील, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। राव साहब, एक नुक्ता आपने उठाया था इब्तिदा में प्रोग्राम के कि ये एक टूल है फ्यूचर के लिए। सियासी जमातें सारे मामले पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, एक खामोश किसी सिचुएशन है। क्या ये दिन आने वाले दिनों में इनके लिए नहीं आने? यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो ये होता है, कभी कहते दिन लंबे, कभी की रातें लंबी। तो वो ये हमारे यहाँ तो बारियां लगती हैं, ये होता है मामला। और वो इसका रेजोल्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। अगर वो किसी की तरफ देख रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए देख रहे हैं, चलो देखते रहे, व्हाटएवर। लेकिन जो सोल्यूशन है, पॉलिटिकल सोल्यूशन, वो पॉलिटिकल डोमेन में ही होगा, डेमोक्रेसी में होगा, पार्लियामेंट के अंदर होगा। और यहीं से ये मामला हल हो सकते हैं और यहीं से ये पार्टियां, जमहूरियत और पार्लियामेंट। आपके ख्याल में इस इलेक्शन से पहले अगर सियासी लोग एक जगह पे बैठ के कोई ग्रैंड डायलॉग कर लेते, ये सिचुएशन ना इमर्ज होती, एक इलेक्शन होता और स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जाती, ज्यादा बेहतर ना होता? आई डाउट। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ हमारे सामने है, क्या क्या कुछ तय हुआ, क्या क्या कुछ हुआ। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मियाँ साहब काला कोट पहन के मेमो कमीशन लेके पहुंच गए और जरदारी साहब ने कहा कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। तो यही बिहेवियर, तो मतलब सियासी लोगों ने कुछ सीखा नहीं है। ये बिहेवियर नहीं सीखा तो भुगत रहे हैं ना। कभी कोई भुगत रहा होता है, कभी कोई भुगत रहा होता है, फिर चीखे मार रहे होते हैं कि ये ज्यादती होगी, ये ज्यादती होगी। जैसे अब PTI चीखे मार रही है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ठीक करनी चाहिए। 63(1)(f) का जो था, पीपल्स पार्टी रोती रही कि भाई खत्म कर लो। मियाँ साहब ने कहा नहीं, हमने तो अपनी बारी भुगत ली, अब अगले भुगतेंगे। नैब खत्म कर लो, नहीं हम तो भुगत चुके, अगले भुगतेंगे। तो ये तो सेम यही PTI को कहा गया फलां चीजें भुगत लेंगे। आप देख लें, भुट्टो साहब जिस केस में आए आनत के, उन्होंने अमेंडमेंट की। मियाँ साहब जिस मिलिट्री कोर्ट, जिस स्पेशल कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का शिकार हुए, ठीक है, वो उन्होंने बनाई। लोग, मुशर्रफ साहब रोते रहे लोग कि ना बनाओ भी, उसी का शिकार हुए। इसी तरह से बाकी लोग। मजे की बात ये, वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बनाई थी और उनका मुकदमा कराची में ही चला। इंसदाद दहशतगर्दी की कुछ अदालतें थी। एग्जैक्टली।
तो वो ये सारे लोग फेस करते रहते हैं। लेकिन बात पता क्या है, ये खुद गर्जी आप कह लें इसको, कि आप ये नहीं देखते कि इज्तिमाई फायदा जिसमें है, लोगों का भी है, आपका भी है, आवाम का भी है। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे जाते हैं कि मुझे आज फायदा हो रहा है, ठीक है, ऐसी तैसी इसकी रगड़ा लगता रहे। बस अब पीटीआई के दौर में जो कुछ होता रहा है, यानी जो हुआ सारा कुछ पनामा से लेके तो बाकी जितनी चीजें भी हुई मियां साहब की सारी जो हुई, उसके ऊपर सोचने की जरूरत थी। नहीं सोचा ठीक है, आप कुछ ना करते, उनके खिलाफ आप कुछ ना करते, आप कहते जाओ यार नैब अपना काम करो, भाई कोर्ट्स अपना काम करो, हमें कोई दिलचस्पी वो जो तब्दीली लाने की बात की थी 3.5 साल में तब्दीली ले आते तो ये दिन पीटीआई ना देखती। कौसैन साहब, इस वक्त जो भी सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, चाहे वो इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखती है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपील करती है, या फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपील करती है, 8 फरवरी के इंतखाबात पे आप पहले कह चुके हैं कोई सवालिया निशान नहीं लगेगा। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में एक सियासी जमात का ना होना, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पे रहेंगी, और फिर उसके नताइज का तस्लीम होना कैसे आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी है वो स्लैकनेस शो करती है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए। उन्होंने मुल्क क्या चलाना। देखिए, जो अपनी पार्टी नहीं चला सकते वो मुल्क चलाने निकले। सही। वो मुल्क कैसे चलाएंगे? जो अपनी पार्टी अपना घर दुरुस्त नहीं रख सकते वो पूरे टाउन को दुरुस्त करने निकले। मेरा ख्याल ये है कि उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राव साहब, जो पॉइंट का कौसैन साहब ने उठाया है कि जो सियासी जमात नहीं चला सकते, 3.5 साल की परफॉर्मेंस, कल मैं अली मोहम्मद खान साहब से एक सवाल ये कर रहा था, मेरी ओपिनियन है, मैं एग्री इससे आप कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, कि जो 16 महीने की नून लीग की हुकूमत थी, जिस तरह अली मोहम्मद खान अकेले खड़े कौमी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन तकरीर कर रहे थे, अगर पूरी पीटीआई बैठी होती तो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट अपना पहला बजट मंजूर नहीं करवा सकती थी। गैर सियासी फैसले, फिर उसके बाद ये कानूनी सुकम वाले फैसले, जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी तो फिर खुद पीटीआई और उसके बानी पर ही आयद होती है। एग्जैक्टली, आप किसी और पे नहीं डाल सकते, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं लोग। हाँ। कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, करे तो बुनियादी जो बात है ना, जो मुफ्ती साहब ने भी की पार्टीज के हवाले से, पार्टीज की स्लैकनेस के हवाले से, मैं इसको कहता हूँ ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपके पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी तंजीम साजी, उनके वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज तो फैमिलीज की रह गई हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, सियासी और जमहूरी जमातें, तो आप उन्हें नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, एक चीज को जिससे बनती है वो सारी बुनियाद ही नहीं है, तो आप जमहूरियत के ख्वाब देखते हैं, दावे करते हैं बड़े बड़े कि हम ये तब्दीली ले आएंगे, अवाम को बेवकूफ़ बनाने पे लगे, समझबाग दिखाते रहते हैं। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कर ले, कम से कम अपनी जमातों की हद तक कर ले। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद, इतनी चीजें सामने आने के बाद, उनको इलेक्शन कमीशन का रोल भी पार्टी बन चुका है सर। नहीं, पार्टीज को सबको सीधा करना चाहिए कि अपना बनाओ, हमें हर जिले की तंजीम चाहिए, हर तहसील की तंजीम चाहिए, आपके वर्कशॉप्स होती हैं। मुझे पता है पीपल्स पार्टी के 70s के दौर में हमारे इवन जमाते इस्लामी और एक जमाने की एमक्यूएम बड़ी मुनज़्ज़म जी स्टडी सर्कल्स बने हुए थे, पीपल्स पार्टी के बने हुए थे, बिल्कुल छोटे तहसील, छोटे शहरों के लेवल पे किताबें आती थी, चीजें आती थी, बड़े बड़े लीडर आके हमसे डिस्कशंस करते थे। तो वो उस जमाने के तरबियत याफ्ता जो वर्कर्स थे, उनका स्टैंडर्ड और आज जो है उन सीनियर वर्कर्स को अब मरियम नवाज, बिलावल, इन्होंने ओवरकम कर लिया, लीडरशिप उनके पास है। वो वर्कर कहीं लाहौर में या कराची में किसी गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे। कौसैन साहब, आपने एक बात की कि 3.5 साल जो मेरा ये पॉइंट था कि वो हुकूमत नहीं चला सके, आपका ये पॉइंट था कि वो सियासी जमात नहीं चला सके, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इस बात का मौजूद है कि अब भी जितनी भी सिचुएशन में पीटीआई गिरी हुई है, इमरान खान ने पार्टी की जो सदारत है वो बैरिस्टर गौहर को दी है, चाहे भले वो 2 साल पहले शामिल हुए हैं, ना वो उनके भांजे हैं, ना भतीजे हैं, ना बेटे हैं। तो ये पॉइंट भी तो अपनी जगह पे लोग एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, उन्होंने खुशी से नहीं दी, ये वक्त की ज़रूरत थी। ही वॉज पुश्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस। बाकी ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर से बाहर दे दिए, तो बाकी जमातों ने नहीं दिया, ये भी रिवायत है। जावेद हाशमी दी थी, मियां साहब जब बाहर चले गए थे। अच्छा, मियां साहब वो आरजी एक इंटरिम सेटअप था, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे केस। बैरिस्टर गौहर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अमीन फहीम भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह बने, वो भी एक सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ओरिएंटेड बात थी। सही। बाकी बात यह है कि ये जो सर बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई पॉलिटिक्स, देखिए इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पॉलिटिक्स की नर्सरी जो है ना लोकल गवर्नमेंट से
शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। इन और उस पे जितनी भी पार्टी, किसी भी सियासी जितनी भी पार्टीज हैं, मेरा इन पार्टी से गिला है कि इनको लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत बड़े बड़े हीरे निकलेंगे। सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राव साहब, एक और चीज़ आपकी चाहूँगा कि नज़र उस पर भी होगी, चूंकि हम जब वक्त गुजर जाता है, जैसे माजी के चीफ जस्टिस और उनके फैसलों पर अब तनकीद होती है, अब चूंकि एक आज की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसलों पर भी आने वाले दिनों में तनकीद होती रहेगी, लेकिन सारी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से भी 2 इस्तीफे आए हैं। इन सबको रिलेट करते हुए फ्यूचर के दिनों को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में जो हमें नजर आई कुछ अर्सा कबल तक, वो डिवीजन अब भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रह सकती है? बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ये शुरू होती है जस्टिस शहजाद अली शाह से, जो ग्रुपिंग शुरू हुई और जो PMLN का दौर था। हाँ जी, वो उन्होंने मैनिपुलेट किया उसको, जैसे भी जो इल्जामात लगते हैं रफीक तारड़ साहब के हवाले से कि कोयटा गए ब्रीफ केस लिए, वो जो सिंध और पंजाब की डिवीजन की बातें की जाती थी। मुझे सबसे बड़ा अफसोस उसमें ये डॉक्टर जस्टिस अजमल मियाँ जैसा इंतहाई शरीफुल नफ्स और बड़ा कॉम्पिटेंट जज जो है ना, वो उस लपेट में रहा कि उनको चीफ जस्टिस बनाया या जिस तरह से भी वो चला। हालांकि वो इस किस्म के नहीं थे, बाकी तो कंट्रोवर्सी में थे लोग, तो ये कंट्रोवर्सी चली और अनफॉर्चुनेट है बहुत। लेकिन इससे ज्यादा जो मैं जिस चीज से मुझे होता है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो इनकंसिस्टेंसी है ना अदलिया के फैसलों में, कि एक दफा एक केस होता है उसका कोई और फैसला कर देते हैं, अगली दफा वही केस होता है उसको किसी और तरफ ले जाते हैं, 7 जज बैठ के एक फैसला करते हैं, 9 मुख्तलिफ नजीरें सेट हो रही हैं, नजीरें सेट हो जाती हैं, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे फिर लेते रहते हैं आखिर तक। वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। वो जो शेख रशीद एक जुमला कहते थे कि देयर इज अ फेस बिहाइंड एवरी केस, तो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो एक जुडिशियसली एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये नहीं कि आज जो है ये अब आज का जो फैसला है, चाहे इंतखाबी निशान बरकरार रखती है सुप्रीम कोर्ट या खत्म करती है, दोनों सूरतों में इस पर तनकीद तो होनी ही होनी है। राव साहब, एग्जैक्टली जो जिसके हक में नहीं होता वो नाराज होता है, जिसको फेवर में होता है वो कहता है जी कमाल हो गया, मिठाइयां बांटता है, अगले दिन वो खिलाफ हो जाए तो फिर गालियां दे रहा होता है। तो ये एक मिजाज भी है हमारा कि उस तरह से मेरे एक तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन, जो हम एप्लीकेंट के तौर पे भी जाते हैं, हमें इदारों की कदर करनी चाहिए, उनको एज इंस्टीट्यूशन डील करना चाहिए। इंडिविजुअल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके नजरियात भी चेंज होते हैं, उनके फैसले भी मुमकिन है उस टाइम पे वो ठीक हो। हमने इंडिविजुअल्स को बड़ा बनाया, इदारों को बड़ा नहीं बनाया। इदारों की एहतराम और रिस्पेक्ट और उनके फैसलों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोग्रेस इसी से होगी। अगर हम लड़ते रहेंगे और उसके नतीजे में ये पार्टीबाजी विद इन इंस्टीट्यूशंस भी शुरू हो जाती है। कौसैन साहब, जो पॉइंट मैंने राव साहब के सामने रखा, जो रिसेंट 2 रेजिग्नेशंस आए हैं, और जैसे मैंने हवाला दिया कि माजी में भी बहुत से जजेस पर, उनके फैसलों पर, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पर तनकीद होती रही। PMLN आज भी जस्टिस बंदियाल साहब पर भी क्रिटिसिज्म करती है, खोसा साहब पर भी करती है, इवन जस्टिस एजाजुल हसन पर भी करती हुई नजर आई। तो ये सिलसिला आपको थमता हुआ नजर आता है या आपको लगता है नहीं ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, बात यह है कि जिस तरह ये लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, आप एक दूसरी तरफ देखें कि आजकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। आप दोनों तरफ दोनों जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उनका कंडक्ट देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो तनकीद आती है क्यों आती है। देखिए, वो कहते हैं कि जजेस को चुप करके बैठना चाहिए। वो फिर किसी ने कहा कि होली वाटर इज स्पिलिंग आउट फ्रॉम द माउथ। तो मेरा ख्याल ये है कि आजकल थोड़ी सी उजलत करते हैं जजेस को चाहिए कि ये जो लॉयरिंग का इंस्टीट्यूशन है इसको पनपने दें। बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब आप कहें कि जी इस सवाल का जवाब दे दें, बाकी हमने पढ़ लिया, तो फिर लॉयर्स की क्या जरूरत रह जाती है? सही, ठीक तो जब आप लॉयर्स को सेटिस्फाई नहीं करते कोर्ट के अंदर या सेटिस्फाई नहीं होने देते, तो फिर वो अपने क्लाइंट को कहता है कि जी मुझे तो बात ही नहीं करने दी। आप कह रहे हैं कि तो फिर जिस वक्त बाहर आते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करने की जरूरत है। राव साहब, जरा सियासी नुक्ते पे दोबारा घूम के आपकी तरफ आऊंगा। इन केस जो भी सिचुएशन डेवलप होती है,
क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इंतखाबी बाइकाट करते हुए नजर आती है? एक जमाने में हमने देखा था APDM होती थी लंदन में जिसने बाइकाट किया था, जिसमें कुछ लोग फिर इलेक्शन में आ गए थे, PMLN कुछ रह गए थे। तो ऐसी कोई सूरत हाल 8 फरवरी इमरान खान ही रह गए थे उसमें, तो वो नहीं आए थे। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ और भी जमातें थी जिन्होंने बाइकाट किया। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब थे, डॉक्टर मालिक साहब थे, इनकी जमातों ने बाइकाट किया। बिल्कुल, वो मियाँ साहब को कन्विंस किया था जरदारी साहब ने कि जी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो वो है मेरा नहीं ख्याल ये गलती बेनजीर ने की, पीपल्स पार्टी ने कह लें। मोहतरमा बेनजीर का तो उस वक्त इख्तियार नहीं था, जितोई साहब थे और उन्होंने ये गलती की 85 में और बीबी ने पूरी जिंदगी उसे गलती का। और आप देखें ना, जो हमें लॉट नसीब हुई 85 में, ठीक है, उसका हम खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की हैयत सिंध में तब्दील हो गई और पंजाब में। एग्जैक्टली उसके नुकसानात आप देखें पंजाब में किस बुरी तरह से पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, लाहौर में बनी पीपल्स पार्टी और वहां से लूज। मेरा जो इलाका है झंग का, सर लास्ट 30 सेकंड्स है, मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। जो वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी सारी की सारी स्वीप करती थी, फैसलाबाद, झंग, लाहौर, अब नामो निशान ही नहीं है। राव साहब, आपका, फैसल मुफ्ती साहब आपका, और दोनों जो मेहमान हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ थे, अकील अफजल और फ़हीम अख्तर, तीनों का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9:30 बजे अपना फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, जैसे राव साहब ने कहा कि फैसलों का एहतराम करना चाहिए, और सियासी फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर माजी में भी किए होते और अब भी करेगी तो सियासी फैसलों का फ़ायदा होगा। गैर सियासी फैसले हमेशा नुकसान ही पहुँचाते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।